हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्ल मार्क्स। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ, कार्ल हेनरिक मार्क्स उनका पूरा नाम था। और आज के समय के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंकर, क्योंकि अगर हम देखें तो पूरा जो एकेडमिक्स है वो दो तरह से बटा हुआ है। एक लिबरल थिंकर है, एक मार्क्सिस्ट थिंकर। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं या जो भी सोच रहे हैं तो दो एक्सपेक्ट में ही सोचते हैं ज़्यादातर। ऑल दो और भी एक्सपेक्ट हैं, लेकिन एकेडमिक्स में या तो लिबरल एक्सपेक्ट से सोचते हैं या तो मार्क्सिस्ट एक्सपेक्ट से सोचते हैं। तो भले हम कहने के लिए तो फ्री हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन दो ब्रैकेट्स में हम आ जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि कार्ल मार्क्स। तो सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं, डिसाइड करना पड़ेगा कि उनकी लाइफ के बारे में कि लाइफ क्या थी। उसी से हम देख सकते हैं। और लास्ट क्लास में हमने जो हेगल पढ़ा था, तो हेगल के आइडिया से हमने कुछ कुछ मार्क्स के आइडिया बताए भी थे। तो मार्क्स का आइडिया और हेगल का आइडिया ऑल दो अपोजिट है, लेकिन बहुत ज़्यादा सिमिलर भी है, कह सकते हैं कुछ चीज़ों पे अपोजिट हो जाता है। और मार्क्स वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द हेगल। और कह सकते हैं ही वॉज हेगेलियन। जो शुरुआत है, जो अर्ली मार्क्स है, जो आइडिया, वो अर्ली मार्क्स में जो मार्क्स थे वो काफ़ी हेगेलियन थे। बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपनी फिलॉसफी को और बढ़ाया और वहाँ से मटेरियलिज्म को अपना बेस बनाया। तो हम देख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हाँ, तो देख सकते हैं मार्क्स लाइफ, जैसा कि उनके जीवन, किसी भी थिंकर का लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। उस लाइफ से आप बहुत कुछ याद भी रख सकते हैं कि किस तरह से उनकी लाइफ का, अगर कोई एग्जाम में आता है या कहीं पे भी आप सोच पा रहे हैं कि ये थिंकर क्या क्या सोच सकता है, इसका आइडिया क्यों होगा, तो उसकी लाइफ है। जैसे हमने हॉब्स की लाइफ पे देखा कि किस तरह से वो टर्मोइल के समय पैदा होते हैं, तो वो नास्टी, ब्रूटिश, सेल्फिश, इस तरह के आइडियाज लेके आते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। एट द सेम टाइम्स अगर लॉक को देखें तो वो बेटर कंडीशन में है। और रूसो, उनकी लाइफ बिल्कुल एनार्किक थी। तो उन्होंने जो आइडिया दिया, ऑल दो वो डेमोक्रेटिक है, मोर डेमोक्रेटिक, लेकिन वो पॉसिबल आज के समय नहीं है जब तक ह्यूमन बींग्स जो है वो सिविलाइज ना हो जाए पूरी तरह से। तो वो या डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात जो करते हैं, तो रूसो, तो इनकी लाइफ भी अगर हम फोकस करें तो देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने लाइफ में चैलेंजेस झेले। और इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्कस की जाती है, जो मार्क्सिस्ट होते हैं वो भी करते हैं। और इसके अलावा क्योंकि इन्होंने लाइफ में बहुत हार्डशिप झेली, लेकिन कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी फिलॉसफी जो दी। और आज के समय अगर हम देखें, तो अगर मजाक में देखें तो क्या कह सकते हैं कि आपको जो भी पढ़ना पड़ रहा, पॉलिटिकल साइंस की एक अलग तरह से पढ़ना पड़ता है, वो क्या होता है, मार्क्स की वजह से ही पढ़ना पड़ता है। क्योंकि आप पूरा कोल्ड वॉर हो या इस तरह की आर्म रेस हो या पूरा जो डेवलपमेंट है साइंस का, वो इनकी बड़ी देन है। ऑल दो उसके उसके लिए जिम्मेदार लेनिन भी हो सकते हैं, दूसरे लोग भी, लेकिन पहले तो इनको अगर ये फिलॉसफी नहीं देते तो शायद उस तरह का रेवोल्यूशन या उस तरह का जो आइडिया है, या पूरी दुनिया जिस तरह से आज बटी हुई है। और आज अगर इंडिया में भी देखें तो कई बार आप न्यूज़ चैनल्स में इस तरह के देख सकते हैं कि ये लोग मार्क्सवादी है या इस तरह की चीज़ों को या अलग से बांटते हैं। तो हम देख लेते हैं, बॉर्न ऑन 5 मई 1818। तो अभी कुछ दिनों पहले ही हमने देखा है। अगर आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो वहाँ पे काफ़ी मार्क्स के जो बर्थडे था सब लोगों ने सेलिब्रेट भी किया, और बहुत से लोग जो मार्क्सिस्ट है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जो नहीं भी है उनको भी, वो उन्होंने भी अलग तरह से दिया। ट्रेयर में रेनलैंड जो है प्रसा में, और प्रसा आज का जो है हमारा वो जर्मनी है। तो जर्मनी, हमने हेगल के लिए भी प्रसा यूज़ किया था, प्रसा में था। तो आज के समय वो जर्मनी है, क्योंकि उस समय जर्मनी, जो आज का जर्मनी है, जो लैंड जर्मन बोलते हैं वो एक हो गए हैं। पहले अलग अलग था क्योंकि वॉर होते रहते थे, यूरोप आपस में लड़ता रहता था। तो कब किसका टेरिटरी किधर चली जाएगा, और हेगल भी इससे परेशान होकर अपनी जो स्टेट की फिलॉसफी या थ्योरी लेके आते हैं, वो हेगल वहीं से लाते हैं। तो बॉर्न इन ज्यूस रिलीजन, तो पैदा होते हैं ज्यूस रिलीजन में, बट कन्वर्टेड इन द क्रिश्चियनिटी इन चाइल्डहुड, क्योंकि इनके पिताजी ने कन्वर्ट कर लिया था इसलिए। तो ज्यूस रिलीजन आप देखते हैं, आप बहुत ढेर सारे ज्यूस रिलीजन में, अगर आप एकेडमिक्स में देखें या साइंस की फील्ड में देखें, तो बहुत ढेर सारे फेमस, आज के समय अगर हम देखें तो जो अलाइव थे, नॉम चॉम्स्की जैसे, नॉम चॉम्स्की वो भी ज्यूस हैं। या कुछ दिनों पहले डेरिडा या हन्ना अरेंट हमने पढ़ा है, हन्ना अरेंट जो है वो किस तरह से ज्यूस हैं, क्योंकि वो तो खुद भाग के जाती हैं। आइंस्टीन सबसे बड़े नाम। या कार्ल पॉपर को देख ले, आज के समय हमने देखा कि उनका क्रिटिसिज्म जिस तरह से बाकी प्लेटो को या हेगल को जिस तरह से उन्होंने क्रिटिसाइज किया। तो इस तरह के तमाम सारे जो कह सकते हैं हम हमारे
कोर्स सिलेबस में भी होता है या क्वेश्चन भी आते हैं, ईसा बर्लिन जैसे, सिगमंड फ्रॉयड, और जो लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं उसमें एन रांड हो गई। तो एन रैंड जो है तो ये हो गया, हर्बर्ट साइमन, जोसेफ स्टिग्लिस, और भी बहुत से नाम है जो मुझे याद नहीं आ रहे हैं। और जो हिंदू पढ़ते हैं, पॉल क्रुगमैन को अगर पढ़ते हैं तो उसमें देख सकते हैं। या बड़े बिजनेसमैन भी ये लोग हैं तो अगर देखें तो, जिसमें से आप देख सकते हैं कि अभी को अगर अमेरिकन इलेक्शन फॉलो कर रहे हो तो आप उसमें देख सकते हैं कि मिसेल माइकल ब्लूमबर्ग जो थे वो भी बहुत बड़े रिच पर्सन थे, और उन्होंने कॉन्टेस्ट करने की कोशिश की और वर्ल्ड के सिक्स्थ जो है रिचेस्ट मैन में से एक हैं। इसके अलावा डेल के जो मालिक हैं वो, और इसके अलावा गूगल के जो लैरी और सर्जी बिन हैं, ये लोग जो पार्टनर हैं, या लेवाइस जो जीन्स बनाते हैं ये लोग। तो इसमें आप देखेंगे तमाम सारे जो हैं और भी बहुत से जो थिंकर हैं ज्यूज रहे हैं। तो लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा दूसरे रिलीजन, हर रिलीजन के लोग बन सकते हैं। ऑल दो ज्यूज जो है हमेशा डेडिकेटेड रहे, जो कह सकते हैं एकेडमिक्स में, तो हम एकेडमिक्स में या मनी मेकिंग में भी है, और उनको उन्होंने एट्रोसिटीज़ भी काफ़ी झेली, ज्यूस प्रोसिक्यूशन जो हुआ जर्मनी के अंदर वो भी हुआ। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले का जो है कि अगर हम देखें तो मार्क्स भी ज्यूस पैदा होते हैं लेकिन ये क्रिश्चियन बन जाते हैं, और कुछ ही दिनों बाद ये एथीस्ट बन जाते हैं, एक तरह से एनार्किस्ट बन जाते हैं हेगल की फिलॉसफी से। लेकिन कुछ दिनों बाद तो बिल्कुल पूरी तरह से एथीस्ट बन जाते हैं, क्योंकि एक जब आइडिया इनका आने लगा और मार्क्सिज्म की तरह आने लगा, जिसको वो आइडिया बाद में मार्क्सिज्म कहलाता है, तो वो आइडिया, और मार्क्स का एक स्टेटमेंट भी है कि आई एम नॉट अ मार्क्सिस्ट, कि वो खुद कहते हैं कि मैं मार्क्सिस्ट नहीं हूँ, क्योंकि वो पूरी तरह से जो थ्योरी है वो साइंटिफिक है और वो उस पर पूरा चल नहीं पाते थे। तो ही स्टडीड वेरियस सब्जेक्ट फ्रॉम हिस्ट्री, लॉ टू फिलोसफी एट बॉन, बर्लिन एंड जेना। तो बहुत ढेर सारे सब्जेक्ट पढ़े, इसीलिए इनको कह सकते हैं कि हर तरीके से ये चीज़ों को सोच पाते थे, और इसीलिए जो अपना मार्क्सिज्म का जो आइडिया है वो साइंटिफिकली लाते हैं, रैशनली लाते हैं, कि अपने आप को रैशनल और साइंटिफिक कहते हैं। और इसीलिए कह सकते हैं कि साइंटिफिक मटेरियलिज्म कहते हैं अपने आइडिया को। साइंटिफिक, बाद में सोशलिज्म आता है तो उसको साइंटिफिक सोशलिज्म की तरह। तो मार्क्स का जो सोशलिज्म था वो काफ़ी साइंटिफिक सोशलिज्म कह सकते हैं, और ये कहते भी थे अपने सोशलिज्म को, क्योंकि उसी समय तमाम दूसरे लोग भी सोशलिज्म का जो आइडिया लाए थे वो बहुत इमोशनल था, या जो कह सकते हैं कि एम्पैथी जो थी उसके बेसिस पे था, कि बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है इसके बेसिस पे। लेकिन इन्होंने जो आइडिया दिया, अपने आइडिया को बोल रहे हैं मेरा आइडिया साइंटिफिक है। डिड पीएचडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जेना, तो जेना से जो है पीएचडी भी करते हैं, लेकिन उसके बाद की लाइफ इनकी काफ़ी कष्टमय रहती है, कह सकते हैं हार्डशिप रहती है इनकी लाइफ में। तो हार्डशिप को कैसे देखते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। सो हियर ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सोशलिज्म ड्यूरिंग हिज स्टूडेंट टाइम। तो ऑब्वियसली तो ड्यूरिंग स्टूडेंट टाइम ही, जो हमने बताया एज आई टोल्ड यू, कि ये अट्रैक्ट हो जाते हैं जो सोशलिज्म का आइडिया था, क्योंकि सोशलिज्म कह रहा था कि बहुत ज़्यादा गैप बढ़ गया रिच एंड पुअर का, और मजदूरों का जो है शोषण हो रहा है, तो उनको भी कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। और आज के समय अगर हम देखें जिस तरह से हमारे कंट्री में हो रहा है, तो इसका रेलेवेंस और भी बढ़ जाता है। कह सकते हैं कि सोशलिज्म का जो आइडिया, कि मजदूर जितना काम कर रहा है उस हिसाब से उसको, क्योंकि सेविंग नहीं हो पा रही है या कुछ रख नहीं पा रहा है और खाने के लिए नहीं मिल रहा, और उस समय वहाँ भी ऐसा हो रहा था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ तो आज हुआ है, उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन मार्क के समय हो चुका था। इंडस्ट्रियलाइजेशन को उन्होंने देखा, और उस एक्सप्लॉयटेशन को, और जो इनइक्वलिटी थी, जो डिस्पैरिटी थी इनकम की, वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। और उसकी वजह से अलग अलग जो सोशलिज्म के आइडिया थे, जैसे हमने कई बार बताया भी है कि गिल्ड सोशलिज्म, फेबियन सोशलिज्म, इस तरह के आइडिया जो आ रहे थे, लेकिन वो बहुत इमोशनल या इस तरह के थे, वो किसी साइंटिफिक आइडिया बेस्ड नहीं थे। वो कहते थे कि क्यों, कैसे उनके पास ज़्यादा हो गया, ये सब छोड़िए, बस बीच का गैप है, और जो रिच है, जो कैपिटलिस्ट है, उनको लेबर्स के बारे में भी सोचना चाहिए। तो यहाँ से इनका सोशलिज्म की तरफ बहुत अट्रैक्शन हो गया, और एक्टिव भी हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव भी थे। और इसी की वजह से ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम प्रसा बिकॉज ऑफ हिज एंटी स्टेट व्यू। तो जो सोशलिस्ट थे उनकी वजह से एंटी स्टेट व्यू होने लगे, और ये सोचते थे कि जो स्टेट है वो इन रिच लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए ये इतना कह सकते हैं कि एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं। तो यहाँ से इन्होंने एंटी स्टेट जो होने लगे तो इनको निकाल दिया गया। ही माइग्रेटेड टू फ्रांस
वेयर ही ऑर्गेनाइज द जर्मन वर्कर्स। तो जर्मन वर्कर्स जो फ्रांस में थे उनको ऑर्गेनाइज करने की काम की, और इसीलिए इनका जो आइडिया था उसको हम, तो आइडिया जो कह सकते हैं प्रैक्सिस में बिलीव करते थे, ऑल्दो उस समय तक प्रैक्सिस टर्म नहीं आया था। प्रैक्सिस टर्म जो जुड़ा हुआ है वो है ग्रामसी से। तो ग्रामसी ने प्रैक्सिस फर्स्ट टाइम यूज किया, लेकिन अगर हम उस प्रैक्सिस को लाएं इनके पास तो देखते हैं कि ये थ्योरेटिकली तो साउंड थे ही साथ प्रैक्टिकली भी काम करते थे। ऐसा नहीं कि हेगल की तरह सिर्फ थ्योरी दे रहे हैं या दूसरे थिंकर्स की तरह सिर्फ थ्योरी दे रहे हैं, उसको ग्राउंड पे कैसे उतारा जा सकता है वो भी काम करते हैं। ड्यू टू प्रेशर ऑफ प्रसा, अब प्रसा जो उनका पड़ोसी देश है फ्रांस, ही एक्सपेल्ड फ्रॉम फ्रांस टू, कि वहाँ से भी निकाल दिए जाते हैं फ्रांस से भी। और उनको क्योंकि ऑब्वियसली फ्रांस में रह के जर्मन और जो लेबर थे उनको ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और कहीं वो जर्मन लेबर इधर के जर्मन लेबर को ऑर्गेनाइज करेंगे तो एक कू होने का, एक स्टेट के अगेंस्ट में जो रेवोल्यूशन होने के चांसेस थे। और बाद में इस रेवोल्यूशन की उन्होंने थ्योरी बनाई। तो फाइनली ही गॉट shelter in England in 1849 and lived there till his death 14th March 1883 in London। तो लंदन में ही रहे ज़्यादातर टाइम, आसपास इंग्लैंड में ही रहे, और वहीं पे इन्होंने सारा इंटेलेक्चुअल जो जर्नी है वो स्टार्ट की। क्योंकि अभी तक तो ये एक्टिविस्ट की तरह थे, हेगलियन थे, दूसरे की फिलॉसफी से इंस्पायर्ड थे और उसकी तरह से दुनिया को बदलना चाहते थे, सोशलिस्ट बन गए थे। लेकिन सोशलिस्ट से साइंटिफिक सोशलिज्म की तरफ की जो जर्नी है, जो इंटेलेक्चुअल जर्नी है, वो किस तरह से उसको आगे बढ़ाते हैं हम इनको देख सकते हैं। और वहीं पे इनको जो इनके फ्रेंड मिलते हैं एंजल्स, वो इनको बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल सपोर्ट करते हैं, एट द सेम टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते। तो जो इंटेलेक्चुअल जर्नी है, मार्क्स राइटिंग्स वेरी फ्रॉम फिलोसफी टू इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स टू सोसाइटी। मार्क्स हर जगह पे अपना आइडिया दे रहे हैं, और इसीलिए मार्क्सिज्म को पढ़ना भी पड़ता है। फिर से वही मजाक में कह सकते हैं हम कि एक बड़ा हेडेक है कि मार्क्सिस्ट व्यू हमेशा पढ़ना ही पड़ता है आपको। और चाहे वो आप सोशोलॉजी पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़े, पॉलिटिक्स पढ़े, तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें मार्क्सिस्ट, इवन आर्ट, ड्रामा, कल्चर, कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसमें एक मार्क्सिस्ट ओपिनियन आता ही है। आप कुछ भी पढ़ेंगे एक मार्क्सिस्ट ओपिनियन आपको पढ़ना ही पड़ता है। और हर चीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी मार्क्स पढ़ते हैं हम, किसी भी जगह पे आप मार्क्स को पढ़ना ही पड़ता है। तो मार्क्सिस्ट जो आइडिया है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना अधिक वैरिड चीज़ों पे लिखा है उन्होंने, चाहे वो फेमिनिज्म हो या किसी भी चीज़ का हो, वो उसमें हमको पढ़ना पड़ता है। ड्यूरिंग यंग एज ही वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द हेगेलियन आइडियलिज्म, जो हम बात कर चुके हैं कि हेगेलियन का जो आइडियलिज्म था, जो जो आइडिया था डायलेक्टिक आइडियलिज्म का, तो इन हेगेल का भी आइडिया जो डायलेक्टिक का था वो क्या था, डायलेक्टिक आइडियलिज्म। और धीरे धीरे वो डायलेक्टिक आइडियलिज्म पे इंस्पायर्ड होते हैं, डायलेक्टिक आइडियलिज्म से, क्योंकि एक ऐसा स्टेट बनाना चाहता था, हेगल भी चाहते थे जहाँ पे सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में हो और स्टेट परफेक्ट उसको बना दे। और यही आइडिया जो है डायलेक्टिक मटेरियलिज्म में बन के मार्क्सिज्म के रूप में हमारे सामने आ जाता है। वेरी सून ही शिफ्टेड हिज इंटरेस्ट टू ह्यूमनिज्म। अब देख सकते हैं डायलेक्टिक आइडियलिज्म से कहाँ शिफ्ट करके ह्यूमनिज्म की तरफ, की मानवतावाद जो है बहुत जरूरी चीज है। और मानवतावाद से ही फाइनली ही इंक्लाइन टुवर्ड द साइंटिफिक सोशलिज्म। इस मानवतावाद को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्होंने जो थ्योरी भी कि ये मानवतावाद तो इमोशनल चीज है कि अंदर होनी चाहिए, लेकिन अगर ये नहीं हो तो साइंटिफिक थ्योरी क्या होगी, उसको एक तरीके से उन्होंने बताया। और साइंटिफिक सोशलिज्म, ये जो है डिफरेंस जो दूसरे सोशलिस्ट हैं और मार्क्स के सोशलिज्म में। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसा यहाँ लिखा, ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन। और आइडिया ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन किसने दिया है, ये है चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन जो थे, उन्होंने जो उनकी फेमस बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उन्होंने बताया कि एवोल्यूशन से ही धीरे धीरे सिंगल सेल जो थे एनिमल्स कह सकते हैं, या सिंगल सेल क्रिएचर जो है, उससे जो मल्टी सेल क्रिएचर्स बने, जो एनिमल्स बने, बर्ड्स बनी, इस जो फिशेस बनी, और उससे धीरे धीरे एवोल्यूशन के थ्रू ह्यूमन बींग्स बने, और सारे जो एनिमल है वो एवोल्यूशन के थ्रू बने, जिसको हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे ग्रेजुअली बने। अब हो क्या रहा है कि कह रहे कि क्या है, सोसाइटी भी ऐसे धीरे धीरे या ऐसी कॉम्प्लिकेटेड थी, या सोसाइटी में जो चीज़ें आज दिख रही हैं वो ऐसी नहीं थी, तो पहले कैसी थी, हिस्ट्री में कैसी थी, और उनका एवोल्यूशन क्यों हुआ ऐसे।
उसको डिफाइन करने के लिए इन्होंने फोकस करना शुरू किया, और हेगल्स एवोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट आइडिया ऑफ स्पिरिट को इन्होंने शुरू किया कि एब्सोल्यूट आइडिया, जैसे हेगल ने बोला था कि डायलेक्टिक प्रिंसिपल पे चल रहा है, और थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस का जो आइडिया दिया था, इन्होंने भी वो अडॉप्ट किया, थीसिस, सिंथेसिस और थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस का जो आइडिया था। और इन्होंने भी हिस्ट्री को उस पर जज करना शुरू किया कि हिस्ट्री में जो चीज़ें हुई हैं, क्या जो भी हमारा जेंडर का रेशियो, जो डायनेमिक्स है, या हमारा जो कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स का डायनेमिक्स है कि रिच जो है वो ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, क्या हमेशा ऐसा था, या ये हिस्ट्री में कभी और हुआ और क्यों हुआ, इन सब चीज़ों को जानने के लिए इसीलिए साइंटिफिक आइडिया इन्होंने शुरू। एंड डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, हमने बता दिया कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है, जो बहुत ज़्यादा ये दोनों चीज़ें, हेगल और डार्विन, ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि किन दो थिंकर्स के या किन थिंकर्स का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। तो जितना डार्विन और हेगल का जितना असर है वो उतना किसी और का नहीं है। तो बाद में ऑल दो जो दूसरे लोग हैं उनको हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो रिफ्यूट करते हैं। ही डिराइव्ड हिज ओन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दैट इज हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, और इसी को द थ्योरी ऑफ डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ये थ्योरी बनाई। अब इन्होंने ढूंढना शुरू किया कि किस तरह से हिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, ये क्या नेचुरल प्रोसेस है या इसमें किसी और चीज़ का भी रोल है। और उस रोल को ढूंढते हुए कि जो हमारे सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, अभी भी अगर चेंजेस आ रहे हैं, तो इनका आइडिया क्या है कि वो चेंजेस जो आते हैं मटेरियल चेंजेस की वजह से आते हैं, और वो मटेरियल जो है यूजुअली आज के समय इकोनॉमी है, जो पैसा है, जो अर्थ है, वो सबसे बड़ा मटेरियल है। उसके बेसिस पे ही जिसके पास जैसा पैसा होगा, और पैसा जिस तरह से काम करना चाहेगा उसी तरह से सोसाइटी होती है, और इसी के बेसिस पे वो सारे डायनेमिक्स को रख लेते हैं कि किसान और जो रिच पर्सन है उसके बीच का डायनेमिक्स क्या होगा, कि जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा उसकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी, उसका ज़्यादा से होगा। चाहे फैमिली को भी वो कहते हैं मार्क्सिस्ट, कहीं फैमिली के अंदर भी किसकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, या जिसके पास पैसा जिसको हम कहेंगे ज़्यादा है, और उसकी टेक्निकल कैसे लैंग्वेज में कह सकते हैं मार्क्स के कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके पास ज़्यादा होगा उसकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी। और इसको वो कहते हैं कि मेरा साइंटिफिक आइडिया, आप कहीं भी अप्लाई करके देख लीजिए, आप स्टेट्स के बीच में अप्लाई करके देख लीजिए कि जिस स्टेट के पास या जिस कंट्री के पास ज़्यादा पैसा है उसकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी, घर में भी जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जो कंट्रोल कर रहा है पैसा, उसके बात ज़्यादा सुनी जाएगी। तो बोले पावर और ज़्यादातर चीज़ें वही कंट्रोल करते हैं जिसके पास पैसा होगा। तो ये डायलेक्टिक हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का आइडिया लेके आए हैं, एवोल्यूशन की थ्योरी पे बेस्ड है। अब बोल रहे हैं कि इसी बेसिस पे हिस्ट्री जो है वो बनी है, वो एंटायर हिस्ट्री जो है वो अभी तक जो था वो हिस्ट्री ऐसे ही पढ़ी जाती है, रिच पर्सन्स की या किंग्स की हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि इस बेसिस पे हम सबकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ही ऑल्सो हैड अ पोलेमिक आर्गूमेंट विथ हिज कंटेम्प्रेरी प्रोधोन और बाकुनिन। तो बाकुनिन प्रोधन जो है उनके साथ भी उनका बड़ा आर्गूमेंट होता है, जहाँ पे ये लोग आइडियाज़ पे फोकस करते थे, और ये इन पे पूरी तरह से मटेरियलिज्म पे फोकस करते हैं। तो ये तो कंटेम्प्रेरी थे, इससे पहले जो हेगल बहुत बड़े फिलोसफर थे, तो इनके आइडियाज़ से अब ये सोच रहे थे कि ये जो पूरा हुआ हो रहा है तो क्या क्या हुआ, और इन्होंने बहुत से आइडियाज़ उसी समय लिखे, कि अपने जो पेपर लिखे, आर्टिकल्स लिखे, न्यूज़पेपर में भी काम किया। तो वो सारी चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले जो थ्योरी आती है उनकी, उस समय की सोसाइटी को समझते हुए एक थ्योरी प्रपोज की कि क्या हो सकता है, उसका नाम रखा इन्होंने थ्योरी ऑफ एलिनेशन। कि क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने पीक पे था इनके अकॉर्डिंग, उस समय तक, हम लोग के अकॉर्डिंग तो अभी काफ़ी पीछे छूट गया, लेकिन उस समय जब वो थे तो उस समय पीक पे था। और वो क्या हो रहा है कि वो उस समय लोगों का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि आगे क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन इसी तरह से होता रहा तो एक समय में क्या होगा। तो एक समय में इन्होंने बोला कि एलिनेशन हो जाएगा, कि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं और काम ही सिर्फ करते जा रहे हैं, ये आदमी जो काम कर रहा है, अगर आप इसको फिर से देखेंगे तो तमाम सारे स्टेट्स गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो लेबर लॉज थे उसको बढ़ा दिया है। लेबर लॉज में जो 8 घंटे का काम था, जैसे फर्स्ट में अभी भी था ना, तो फर्स्ट में को हमने कह सकते हैं कि लेबर्स को ये मिला था राइट कि वो 8 घंटे काम करेंगे। पहले उससे कोई लेबर लॉ नहीं था। तो 1886 में अमेरिका में ये लॉ बना कि
8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जाएगा लेबर से, अगर उससे काम एक्स्ट्रा लिया जाता है तो उसको एक्स्ट्रा पे किया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड ओवर टाइम। तो वो होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद से लगातार दुनिया में धीरे धीरे ये फैला, और 8 घंटे जो है एक तरह से 8 घंटे बन गया था कि 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया, और अगर काम लिया जाता है तो उसको ज़्यादा पे किया जाएगा। लेकिन जो आइडिया था वो क्या हो रहा था कि उस समय तक तो ज़्यादा काम, क्योंकि 1886 की बात है और ये इससे पहले की बात है, तो कह सकते हैं उस समय मार्क्स का जो आइडिया है वो काम करता है, और मार्क्सिस्ट जो लोग थे या लेबर मूवमेंट, उन्होंने ही किसी तरह से ये चीज़ें अचीव की। लेकिन आज के समय हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि हमारी तमाम सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ये लेबर लॉ ख़त्म कर दिया कि 8 घंटे से इसको बढ़ा के 12 घंटे कर लिया, कि 12 घंटे काम करा सकते हैं सेम सैलरी पे बिना आप ओवर टाइम दिए। तो एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन ही है। और और उसी एक्सप्लॉयटेशन को, उस समय तक इनका आइडिया ये नहीं था कि रेवोल्यूशन होगा, उस समय तक ये थ्योरी डेवलप नहीं हो पाई थी कि रिवोल्ट कर देगा मजदूर। ऑल दो भारत में तो नहीं हुआ अभी आज तक उस तरह का रेवोल्यूशन, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में हुआ है। तो उस समय जो इन्होंने थियोरी दी थी वो थ्योरी ऑफ एलिनेशन थी। तो हम देख लेते हैं कि थ्योरी ऑफ एलिनेशन एग्जैक्टली क्या है। सो थ्योरी ऑफ एलिनेशन कह सकते हैं विरक्ति का सिद्धांत, या जो एक तरह से एलिनेशन हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगी, कैसे होगी वो बताते हैं। द थ्योरी ऑफ एलिनेशन इज डिस्क्राइब इन इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये पहली तो आइडिया यही याद रखना है कि 1843 में इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखा गया, उसमें ही जो आइडिया आया थ्योरी ऑफ एलिनेशन का। तो ये जो थ्योरी ऑफ एलिनेशन एक इनका सिद्धांत है, एक थ्योरी है, दैट इज दो इट वाज पब्लिश्ड आफ्टर 50 years ऑफ हिज डेथ। तो बहुत बाद में पब्लिश होता है, लेकिन ये शुरुआती दौर में लिखा गया है, इसलिए वो कह सकते हैं बहुत ह्यूमनिस्टिक नेचर का है। जब इनके अंदर ह्यूमनिज्म का आइडिया ज़्यादा था, धीरे धीरे वो साइंटिफिक सोशलिज्म में बदल गया, और उसमें उन्होंने स्टेजेस के रूप में बताया। दो इट वाज पब्लिश, हाँ, दिस शोज अर्ली मार्क्स वॉज मेनली इंटरेस्टेड इन द प्रॉब्लम ऑफ एलिनेशन, की अर्ली मार्क्स जो थे वो काफ़ी प्रॉब्लम ऑफ एलिनेशन पे फोकस करते थे। एलिनेशन क्यों होगा ये हम आपको बताते हैं। और बहुत से जो मार्क्सिस्ट थिंकर है उनको बांट भी देते हैं कि अर्ली मार्क्स को यंग मार्क्स कहते हैं, और दूसरे जो बाद में आते हैं उसको मैच्योर मार्क्स कहते हैं। तो यंग मार्क्स या अर्ली मार्क्स जो थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है अल्थूजर का, कि लुइस अल्थूजर जो थे, वो उनका टर्म दिया हुआ यंग मार्क्स, जो अर्ली मार्क्स तो हम बांटने के लिए कर रहे हैं। यंग मार्क्स अगर आपको पूछा जाए यंग मार्क्स का आइडिया किसने दिया था, तो वो थे लुइस अल्थूजर। तो लुइस अल्थूजर जो है वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि जो इनिशियल जो थे वो मार्क्स जो काफ़ी ह्यूमनिज्म से इंस्पायर्ड थे, जर्मन आइडियोलॉजी से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, कि उस समय जर्मनी के अंदर जो आइडियोलॉजी चल रही थी, जो सोशलिज्म की या ह्यूमनिज्म की या जो आइडियलिज्म की, जो हेगेलियन आइडिया था, उससे काफ़ी इंस्पायर्ड थे। वो लेटर मार्क्स जो मैच्योर मार्क्स थे उस तरह के नहीं थे। तो कह सकते हैं कि एक बहुत ही कह सकते मानवतावादी दृष्टिकोण को लेके थे, बहुत ही स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे कह सकते हैं चीज़ों को बिलीव करते थे कि आदमी के जो ह्यूमन कैरेक्टर है उसको किस तरह से होगा। लेकिन धीरे धीरे वो उसको साइंटिफिकली जब थ्योराइज करने लगते हैं, इकोनॉमिक्स की जो कैलकुलेशंस के बेस पे कि क्या होता है, तब वो मेच्योर मार्क्स बन जाते हैं। और बाद के जो कैपिटल और इस तरह की जो फेमस बुक्स हैं वो जो लिखी गई, वो बहुत थेरेटिकल बुक है। तो जो अर्ली मार्क्स है और डिबेट मार्क्सिस विद इन मार्क्सिस जो हैं वो भी डिबेट करते हैं कि अर्ली मार्क्स जो है वो सही मार्क्स, मार्क्सिज्म जब हम बोलते हैं तो अर्ली मार्क्स को कंसीडर ना किया जाए, ऐसे बहुत से मार्क्सिस्ट थिंकर मानते हैं। लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि वही उसका डेवलपमेंट ही आगे है। मार्क्स डिस्टिंग्विश बिटवीन द ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड एलिनेशन, कि किस तरह से जो ऑब्जेक्टिफिकेशन हो गया लेबर का, लेबर जो है एक मशीन के ऑब्जेक्ट की तरह हो गया है। जैसे कि लेबर भी जैसे मशीन को रख दिया, खरीद के ला के रख दिया, जितनी देर तक आप चलाना चाहें चलाएं, उसी तरह से लेबर के साथ भी हो रहा है कि जितनी देर तक आप काम करना चाहें वो आप उसके अपने कोई राइट्स नहीं हैं। तो ये चीज़ें होना शुरू हो गई थी, क्योंकि उस समय तक तो राइट्स बने ही नहीं थे लेबर राइट। ऑल दो आज के समय भी अगर देख सकते हैं कि जो हमारे मल्टीनेशनल्स में काम करते हैं या इस तरह के, तो उनके साथ भी यही होता है कई बार कि उनके भी अपने कोई राइट्स नहीं है, जो कितने बजे शाम को वापस आएंगे, क्या करेंगे, काम उनको पूरा करना पड़ेगा। तो उनके अपने राइट्स, छुट्टियां कम मिलेंगी,
बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, अपने पर्सनल चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो सेम चीज़ें क्या हो रही थी, वो जो हो रहा था वो लेबर्स का वहाँ पे हो रहा था। 12-12 घंटे काम करेंगे तो उसके बाद आप थक जाएंगे, काम और क्या सोच सकते हैं। तो अपने लिए टाइम ही नहीं है। छुट्टियाँ भी नहीं मिलती थी अलग से, जब तक आप पूरी तरह से बीमार ना हो जाए तब तक आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो फिर क्या हो रहा है, जब पूरी तरह से बीमार हो जाएंगे तो अब फिर अपने लिए टाइम नहीं है। तो यहाँ से जो आइडिया आया वो एलिनेशन का, कि एक समय के साथ लोग एलिनेट हो जाएंगे और क्या होगा, वहां से वो छोड़ देंगे सब कुछ। तो हम आगे देख लेते हैं। तो मार्क्स एलिनेशन इज रूटेड इन द हिस्टोरिकल सिचुएशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। तो बोले कि ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जहां पे एक्सप्लॉयटेशन इतना अधिक होगा कि लोग अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो वहां से क्या होगा, एक एलिनेशन, विरक्ति हो जाएगी काम को, और अपने काम से कोई अटैचमेंट भी नहीं रहेगा कि काम करने में कोई सेटिस्फैक्शन मिले या काम करने से कुछ ऐसा फील हो कि ये मेरा है। तो जैसे आप देख सकते हैं तमाम सारे प्रोडक्ट, जूते के बनाने की कंपनी में या कोई इस तरह के काम, या मोबाइल की कंपनी में कोई काम करता है, तो उसको अपना अटैचमेंट नहीं होता कि मैंने ये बनाया है, क्योंकि वो तो हजारों लाखों मोबाइल बना चुका है एक ही तरह से मशीन का। और आजकल देखें तो असेंबली लाइन होती है जहाँ पे सब लोग खड़े रहते हैं, और उसमें आपका काम एक ही होता है, छोटा सा कोई चिप लगाना या कुछ करना, वो लगातार वो मजदूर करते रहते हैं। तो ऑलमोस्ट सबका इसी तरह से होगा। अगर आप कुछ और भी हैं, अगर आपके आज के समय तो इस तरह के मजदूर होते हैं, इसके अलावा कह सकते हैं कि जो मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं वो भी एक तरह का है कि आप छोटा सा काम आपको दे दिया गया, वही आप जिंदगी भर करते रहते। तो बोले कि एक समय में जो है एलिनेशन हो जाएगा। और कई बार आप आज के समय से कंपेयर कर सकते हैं कि बहुत से लोग अपना अपना काम छोड़ के, जॉब छोड़ के कुछ और करने लगते हैं, क्रिएटिव काम करने लगते हैं, क्योंकि अपने लिए टाइम नहीं। तो वो उस समय का मार्क्स जो थे वो समझ गए थे। इन कैपिटलिज्म, कह रहे पूंजीवाद जो है, प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एलिनेटिंग सर्कमस्टेंसेज एंड दिस मेक्स ऑब्जेक्टिफिकेशन इनटू डीह्यूमनाइजेशन। तो हमने बोला कि ह्यूमनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। तो हो क्या रहा है कि मनुष्य को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि इससे जितना ज़्यादा काम लिया जा सके उतना लेना चाहिए, क्योंकि वो अपने से काम नहीं करेगा लेबर। लेकिन लेबर भी तो इंसान है, वो करना चाहे या ना करना चाहे, ये सब चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल हो गई। तो यहाँ से इन्होंने बोला कि एक टाइम आएगा जहाँ पे लेबर बिकेम अ डिह्यूमनाइजिंग एक्ट व्हेन इट इज़ नॉट अ वॉलेंट्री बट अ कोर्सिव एक्टिव। बोले कि मेहनत जो होती है वो डिह्यूमनाइजिंग है अगर वो अपने से ना की जाए, कोर्सिव हो, अगर फोर्सफुली करवाई जा रही है तो वो क्या होगा, इनह्यूमन है, डिह्यूमनाइजिंग है। कि अल्टीमेटली उसको खुद होना चाहिए कि वो खुद से करे। कि अगर आप उसको कुछ इंसेंटिव दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तब तो ठीक है। अदरवाइज क्या हो रहा है कि आप 12 घंटे काम कर रहे हैं लेकिन उसको कुछ भी इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, ना ही उसको अपना अटैचमेंट है कि मेरे काम करने से। कई बार बहुत से काम हम ज़्यादा भी करते हैं, लेकिन वो हमारा अपना आइडिया होता है कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम ज़्यादा पढ़ा सकते हैं क्योंकि मुझे उसमें मज़ा आ रहा है, इसलिए नहीं कि हमको ज़्यादा पैसे क्लेम करने होंगे, या उसका, या कोई फोर्स करके नहीं पढ़ा सकता कि हमको पैसे कम मिलेंगे और ज़्यादा आपको पढ़ाना पड़ेगा। ये यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन, यहीं पे कोर्सन आ जाएगा। तो किसी भी जॉब के लिए यूजली इन्होंने लेबर लिखा उस समय, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इस तरह के बीपीओ और ये सब सेक्टर नहीं था, तो लेबर के सेंस में ही आप इसको समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट आइडिया जो है इनका, हाँ, तो आप देख सकते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी हैव मैनी डायमेंशन ऑफ एलिनेशन। कह रहे हैं कि बहुत ढेर सारे डायमेंशन है एलिनेशन के, क्योंकि विरक्ति कैसे होगी अपने काम से। पहले बोले मैंस एलिनेशन फ्रॉम नेचर, कि नेचर से एलिनेशन हो जाएगा क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है कि आप उसको नेचर के साथ रहे या नेचर, तो नेचर के साथ उसकी विरक्ति हो जाएगी क्योंकि वो इतनी अधिक मेहनत कर रहा है तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि अच्छा लगने के लिए जैसे होता है कि हमको बहुत सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जीना पड़ता है, तब जाके हमको कोई चीज़ अच्छी लगती है। जैसे हमको अगर कोई चिड़िया की चहचहाहट है या तितली है या मोर है, हमको तभी अच्छे लगेंगे जब बहुत ज़्यादा थके ना हो। कि बहुत ज़्यादा जो आदमी 12 घंटे काम करेगा उसको कोई भी चीज़ ये अच्छी नहीं लगेगी, बहुत खूबसूरत हो। तो जिन चीज़ों में एक हम खूबसूरती ढूंढ रहे हैं, या जो बहुत एलीट होता है जिसके पास बिल्कुल खाली टाइम होता है, क्या होता है वो और ज़्यादा खूबसूरती ढूंढ लेता है। हम हो सकता है मेहनत करें, हमको कुछ भी नहीं पता चले, लेकिन उसी में वो खूबसूरती, या जो लेखक होते हैं तो वो उसी में खूबसूरती ढूंढ लेते हैं कि इसी सड़क पे, इसी गली के अंदर आप जहाँ पे रह रहे हैं उन्हीं के अंदर खूबसूरती ढूंढ लेंगे और उसी को लिख देंगे। तो क्या होता है, लेकिन उनके पास टाइम है, और जो आदमी मेहनत कर रहा है उसके पास टाइम नहीं, तो वो क्या करेगा, एलिनेट हो जाएगा। पहला किससे होगा, नेचर से। एलिनेशन फ्रॉम ह्यूमैनिटी और फेलो वर्कर्स, अब उसका ह्यूमैनिटी से भी, जो मानवता है उससे भी एलिनेशन हो जाएगा उनके अकॉर्डिंग। कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए क्या होगा कि उसको अपने बारे में सोचना होगा, तो क्या करेगा वो अपने जो फेलो वर्कर्स हैं उन्हीं से कोई अटैचमेंट नहीं रखेगा, उनसे भी एलिनेशन हो जाएगा। क्योंकि किसी के साथ कुछ हो रहा है तो वो उतना फर्क नहीं पड़ता उनको
कि होने दो, और वो अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे। और होता भी है कई बार, छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो वर्कर्स हैं वो एक दूसरे को धोखा दे देंगे या इस तरह के, तो क्योंकि एलिनेशन हो गया, वो उनको लग ही नहीं रहा कि वही हमारा ही आदमी है। इस तरह की चीज़ें, जो प्यार दोस्ती और इन सब चीज़ों की, वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और इसीलिए आप देखेंगे वर्कर्स जो हैं कई बार छोटे छोटे सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए भी कुछ करते हैं, या किसी की कोई चीज़ चुरा ली या इस तरह के, तो कर सकते हैं। कि वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे, क्योंकि उनके पास अपना कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए वो जो है फेलो वर्कर से एलिनेशन हो जाएगा, वो अपना उसको नहीं मानेंगे और अपने फायदे के लिए उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। एंड एलिनेशन, और लास्ट में क्या होगा, अपने आप से भी एलिनेशन हो जाएगा कि हम कर क्यों रहे हैं, क्या हो रहा है, हमने किया क्या ज़िंदगी पर, ये सब चीज़ें सोचने लगेगा। और एक टाइम पे आके उसका एलिनेशन हो जाएगा अपने से, आप से भी। और उसी दिन वो छोड़ देगा या कुछ और करने की कोशिश करेगा, क्रिएटिव करने की कोशिश करेगा जिसमें सिर्फ पैसा ना हो, उसमें कुछ और। तो ये कई बार आज के मॉडर्न समय में भी देखने को मिलता है कि तमाम सारे लोग अच्छी अच्छी जॉब छोड़ के अपने आप को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमको किस चीज़ में मज़ा आ रहा है। जॉब से हमको पैसा तो मिल रहा है, लेकिन पैसे से हम सिर्फ जिस चीज़ को हम खरीदना चाहते थे पैसे से, वो को खरीद तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम ही नहीं, कि हम जिस लग्जरी को या जिस आराम को खरीदना चाहते थे वो आराम ही हमारे पास नहीं है, या जिस खुशी को खरीदना चाहते थे वो खुशी ही हमारे पास नहीं है। तो कह रहे कि अपने आप से ही वो एलिनेट हो जाएगा एक टाइम के बाद। तो ये बोल रहे हैं कम्युनिज्म फॉर मार्क्स इज नॉट ओनली द पॉजिटिव एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट ऑल्सो द एबोलिशन ऑफ ह्यूमन सेल्फ एलिनेशन। अब इनके लिए जो कम्युनिज्म है, जो बात हो रही है, हम बात भी करेंगे कि किस तरह से स्टेजेस में बांटा है, और हम पहले भी कुछ कुछ बता चुके हैं। तो वो जो आखिरी जो होगा वहाँ पे कह रहे हैं कम्युनिज्म जब होगा तो वहाँ पे ह्यूमन सेल्फ एलिनेशन जो है उसका भी खात्मा होना चाहिए। बोला ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी तो खत्म हो जाएगी क्योंकि स्टेट कंट्रोल कर लेगा, लेकिन साथ ही साथ व्यक्ति को इतना फ्रीडम देगा कि आपको जो अच्छा लग रहा है उस तरह का काम करें, ना कि आपको जो फोर्स किया गया है वो काम करें। तो आप अपना कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम देने की कोशिश भी करेंगे। जब आप फ्री रहेंगे तो आप ये नहीं सोचेंगे कि इसीलिए तो हमको इतने ही पैसे मिल रहे हैं इसलिए हम इतना ही करेंगे। आपको जो फ्रीडम ज़्यादा मिलेगी तो क्या हो रहा है, इनके अकॉर्डिंग फ्रीडम ज़्यादा मिलने से क्या होगा, व्यक्ति क्रिएटिव हो जाएगा और ज़्यादा काम करने लगेगा। और अपने जो पसंद का, हो सकता है किसी दिन उसका काम करने का मन हो तो वो 15 घंटे काम कर दे और दूसरे दिन 3 घंटे 4 घंटे ही काम करे, हो सकता है किसी दिन छुट्टी भी ले ले। तो बोले इससे क्या होगा, एलिनेशन जो अपने आप से था वो व्यक्ति खत्म हो जाएगी, और ऐसा जो हो जाएगा। और ये जो एक स्टेज लानी है ये बाद में, इस अब ये आएगी कैसे, इसी को सोचते रहते। फिर आगे जो लेटर मार्क्स है, जो मेच्योर मार्क्स है, वो सोच रहा है कि ये हो तो जाएगा, व्यक्ति व्यक्ति होना तो बहुत नेचुरल बोल रहे हैं कि ये साइंटिफिकली हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, क्या वो अपने आप को सेल्फ रियलाइज कर पाएगा, अपने आप को ढूंढ पाएगा। वहां से ढूंढने के लिए क्या हो रहा है कि ये कहते हैं कि अब इस प्रोसेस में डायलेक्टिक्स का जो आइडिया है, जो हेगल का आइडिया है, उससे वो ढूंढना शुरू करते हैं, उस डायलेक्टिक्स का जो अप्रोच है वो अप्लाई करते हैं, और उससे अपनी जो साइंटिफिक थ्योरी है वो बनाते हैं। तो हम देख सकते हैं डायलेक्टिक्स, इसके बाद देखते हैं। तो डायलेक्टिक्स ये कई बार हम बात कर चुके हैं, प्लेटो से लेके सोक्रेटिस से लेके हेगल और इस तरह के तमाम सारे जो लोग हैं वो डायलेक्टिक्स का आइडिया लेके आते हैं। तो डायलेक्टिक्स कोई ऐसे आइडिया नहीं है कि जो मार्क्स का अपना क्वाइन किया हो या मार्क्स ने पहली बार दिया हो। डायलेक्टिकल अप्रोच हमेशा से रहा है, कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में तो सोक्रेटिस से शुरू हो जाता है, या दूसरे साइंसेज में फिलोसफी में और भी पहले से हो सकता है। तो डायलेक्टिकल अप्रोच, अब ये डायलेक्टिकल अप्रोच से वो ह्यूमन की जो वैल्यूज है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसकी कोई साइंटिफिक थ्योरी बनाने की एक कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम साइंटिफिकली देख सकें या क्या होना चाहिए या क्या होगा, उससे हम प्रिडिक्ट कर पाए कि नेक्स्ट क्या होगा। तो अभी तक जो है वो क्या है कि वो कहते हैं फिलोसफर्स ने तो डिस्क्राइब किया है कि कैसे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ज़रूरत क्या है कि इसको चेंज कैसे किया जाए। तो उस चेंज का, कि जो कहते हैं कि फिलोसफर हैव डिस्क्राइब दिस वर्ड इन वेरियस वेज, नीड इज नाउ कि हाउ टू चेंज इट, कि कैसे इसको बदल दिया जाए और नए चीज़ें लाई जाए और उसको हम प्रिडिक्ट कर पाएँ। क्योंकि इसीलिए अपने जो आइडिया है, मार्क्सिस्ट अपने आप को क्या बोलते हैं कि हमारा आइडिया साइंटिफिक है, क्योंकि हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि धीरे धीरे ये होगा। और हिस्ट्री ने बाद में देखा भी कुछ हद तक उस तरह से हुआ भी, तो इसलिए मार्क्सिस्ट कहते हैं कि हमारा आइडिया देखिए ऑलमोस्ट साइंटिफिक है। कुछ जगह पे नहीं भी होता तो उसके और अलग से एक्सप्लेनेशन देते हैं। मार्क्स अप्लाइज द डायलेक्टिक्स टू एक्सप्लेन द मटेरियल कंडीशन ऑफ लाइफ, कि मटेरियल कंडीशन जो है लाइफ की उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि आप क्या सोच रहे हैं,
या क्या खा पा रहे हैं या कैसे चीज़ों को कर रहे हैं, आपके पास कितनी चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं किस पे डिपेंड करती हैं, आपकी मटेरियल कंडीशन पे। ही मॉडिफाइड द हेगल्स आइडिया। अब हेगल का आइडिया क्या था, मटेरियलिस्टिक आइडियलिज्म का। तो आइडियलिज्म का जो था और यहाँ पे इनका जो आइडिया है ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सोसाइटी एंड हिस्ट्री इज कॉल्ड डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। तो इन्होंने डायलेक्टिक आइडियलिज्म की बात की थी, और यहाँ से जो आ गया इन्होंने मार्क्सिस्ट ने क्या किया, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म कि मटेरियल, और कहीं ना कहीं उनको रियलाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे कि अल्टीमेटली जो है वो मटेरियल जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। वो भी सोचते थे कि आइडिया बहुत ज़रूरी है, लेकिन उल्टा उन्होंने सोचना शुरू किया कि आइडिया भी किसके दिमाग में आएगा। आइडिया भी यूजली जिसके पास मटेरियल होता, अभी हमने बात की एलिनेशन। एलिनेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं। तो आइडिया जो होगा वो किसके पास आ रहा है, कोई कविता लिखने का टाइम जिसके पास होगा, पेंटिंग बनाने का टाइम जिसके पास होगा, या उसी के दिमाग में तो आइडिया आएगा। जो आदमी जो लगातार 12 घंटे मेहनत कर रहा है, आप कभी ज़्यादा मेहनत करके देखिए, तो मेहनत करने के बाद सोचने का आइडिया नहीं होता है। तो जो खाली बैठा है वो आपको ज़्यादा आइडियाज़ दे सकता है। तो बोले कि ये जो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म है वो कहे कि सब कुछ मटेरियलिज्म पे डिपेंड करता है। आपकी भौतिक सुख सुविधा या भौतिक चीज़ें जितनी होंगी उसी के बेसिस पे आपका आइडिया जनरेट होगा। तो ये जस्ट अपोजिट क्या हो गया, हेगल के आइडिया के। तो हेगल का आइडिया जो था वो ऐसा था, कह रहे हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग, और उन्होंने क्या किया, ये सर हो गया और पैर ऊपर हो गए कह सकते हैं। इन्होंने, मार्क्स ने बोला कि हमने इस आइडिया को पलट दिया है और हमने सर को ऊपर कर दिया और पैर को नीचे कर दिया। तो ये क्या हो रहा है, क्यों, और ये स्टेटमेंट भी है कि आई हैव अपसाइड डाउन द हेगल्स आइडिया, कि हेगल्स आइडिया वॉज वेरी गुड, कि उनका आइडिया अच्छा था, बट वो थोड़ा सा उल्टा पड़ा हुआ था। कि वो कह रहा था कि आइडिया होगा तो मटेरियल उसी बेसिस पे बनता है, इन्होंने बोला मटेरियल होगा तो उस बेसिस पे आइडियाज़ बनते हैं। और कुछ हद तक इनका आइडिया भी, मार्क्स का आइडिया सही भी है, क्योंकि तमाम सारे लोगों के पास जो खाली बैठे हैं उनके पास टाइम तो है आइडिया सोचने का, लेकिन फिर भी आइडिया क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में भी कि माना जाता था ना कि औरतें काम नहीं कर रही हैं, जैसे अगर जो, ठीक है गरीब औरतें तो काम कर रही हैं, जो रानी जो होती थी, राजकुमारियां जो होती थी, उनके पास तो बहुत टाइम होता था। लेकिन क्या होता था कि अब जो है मटेरियल कंडीशन नहीं, क्योंकि उनके पास अपनी प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, उनको खाने पीने की सुविधा है जाने की, तो इसलिए आइडिया भी कम आ रहे हैं। और बहुत से लोग, जिन लोगों ने कुछ अपनी प्रॉपर्टी बना ली, अपना कुछ कर लिया, अपना स्टेट बनाया, वो लोग ज़्यादा क्रिएटिव हो गए, उन्होंने लिखा भी है, उन्होंने कुछ कुछ आइडियाज़ भी दिए। तो इसका मतलब है कि जो मटेरियलिज्म है, और हर जगह पे देख लेते हैं, जो भी आज के समय भी कंपेयर कर सकते हैं साइंटिफिकली कि किन कंट्रीज में ज़्यादा इनोवेशंस हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक समय में जो मटेरियल कंडीशन जिसकी अच्छी थी, ग्रीक रोमन अम्पायर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। जितनी भी हम हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो या प्लेटो एरिस्टोटल पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो बड़े रिच थे, तो वहाँ आइडियाज़ बहुत आने लगे। इंडिया में भी आप वेद पुराण से लेकर रामायण महाभारत तक लिखी गई, क्योंकि उस समय इंडिया भी रिच था। और इसके अलावा बाद में अगर चाइना में देखें तो चाइना में भी काफ़ी जो है कन्फ्यूशनिज्म या इस तरह की चीज़ें, क्योंकि चाइनीज सिविलाइजेशन भी रिच थी। या उसके बाद मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन देखे, वहाँ भी काफ़ी हमको फिलोसफी मिल जाती है, आर्किटेक्चर वहाँ का बड़ा अच्छा मिल जाता है। तो क्योंकि वो आइडियाज़ कैसे आएंगे, क्योंकि वो मटेरियली रिच थे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो पुअर हो गए। तो पुअर होने के बाद अलग से कहीं कोई अटैक में हो गया, किसी नेचुरल क्लैमिटी हो गई, कुछ हुआ, तो पुअर होने के साथ साथ क्या हुआ, आइडियाज़ ख़त्म होने लगे। तो हम एक समय के देखते हैं इंडिया में भी साइंटिफिक इन्वेंशन कम हो गए। यूरोप में भी जब हम देखते हैं कि एथेंस डूब जाता है, रोम डूब जाता है, तो क्या हो रहा है वहाँ से, आज के समय हम नहीं सुनते हैं कि ग्रीक साइंटिस्ट ने कुछ किया, इटालियन साइंटिस्ट ने, आज हम ज़्यादातर देखते हैं जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश साइंटिस्ट ज़्यादा करने लगे। तो पूरा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज था उसने क्या किया, उसने यूरोप को ऊपर ला दिया। क्यों, क्योंकि आइडिया कहाँ से आ रहा है, अब यूरोप ने कॉलोनिज्म करके या दूसरे को एक्सप्लॉइट करके अमीर हो गए, और जैसे ही अमीर हुए इनके पास आइडियाज़ भी नए आने लगे, और नए आइडियाज़ की वजह से वो साइंटिफिकली बहुत आगे हो गए, इकोनॉमिकली और आगे हो गए, क्योंकि इकोनॉमिक्स की थ्योरी वही देंगे, वो वर्ल्ड डायनेमिक्स भी वही तय करेंगे कि वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशन कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, फ्री मार्केट होना चाहिए, कब होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें जो है वही लोग डिसाइड करेंगे। एट द सेम टाइम उसके बाद का अगर हम देखें तो फिर से क्या हो रहा है कि अब यूरोप बर्बाद हो गया वर्ल्ड वॉर में।
उसके बाद ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बर्बाद हो गया, तो उन्होंने जैसे ही उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैग्नेंट हुई, जो साइंटिफिक आइडिया या लिटरेचर का आइडिया, फिलोसफिकल आइडिया भी थम गया। अब क्या हुआ, कौन रिच ज़्यादा हो गया? अमेरिका। अमेरिका के रिच होने से अमेरिका में ज़्यादातर इन्वेंशन होने लगे। और उसी समय में अगर हम देखें वर्ल्ड वॉर के बाद जो सोवियत यूनियन है वो जब रिच होता है तो सोवियत यूनियन में ज़्यादा इन्वेंशन होने लगे, चांद पे भेज रहे हैं, मिसाइल्स बना रहे हैं, बहुत चीज़ें ऐसी कर दी जिसको हम देख सकते हैं कि वो सोवियत यूनियन में सडनली, ऐसा नहीं कि आइडिया, रसिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि आइडिया नहीं थे, लोगों के पास टाइम नहीं था या टाइम बाद में आ गया। तो टाइम तो था, आइडियाज़ भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक आइडिया ज़्यादा अच्छे क्रिएटिव कर पाएंगे जब वो मटेरियली रिच हुए। जापान को देख सकते हैं, जैसे ही जापान रिच होता है ज़्यादा इन्वेंशन करता है। आज के समय अगर हम देखें तो और आगे, जैसे ही चाइना चाइना एक समय में हिस्ट्री में बहुत ऊपर था, लेकिन जैसे ही गरीब हुआ, जब उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ तो आइडियाज़ उसके ख़त्म हो गए। अब जो है मटेरियल चीज़ें उस चाइना के पास ज़्यादा है, तो इन्वेंशन भी ज़्यादा। आजकल हम सब कुछ मेड इन चाइना यूज़ कर रहे हैं, और आप जो सोच सकते हैं उसका हैक बना के वो ले आए हैं, उस तरह की चीज़ें, मशीन, छोटे छोटे टूल, सस्ते सस्ते टूल, जिसको जिसको बनाने में ज़्यादा पैसा नहीं लगता, लेकिन वो आइडिया हमारे दिमाग में नहीं है, वो चाइना से आ रहा है सब कुछ बन के। क्यों? क्योंकि वो आइडिया आज वो मटेरियली इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं या एफ्लुएंट हो गए हैं, कह सकते हैं। आज ज़्यादातर लोग वहाँ के जो हैं वो, उनके पास मटेरियल कंडीशन बेटर है, इसलिए उनके पास आइडिया भी ज़्यादा हो गए। तो ये जो है, इसीलिए मार्क्सिस्ट को कहते हैं कि साइंटिफिक थ्योरी के देखिए ये कहीं भी अप्लाई कर दीजिए, उसी तरह से चाहे जेंडर के रोल में कर दीजिए, कि ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ आदमी के पास या औरत के पास ज़्यादा दिमाग है, या ज़्यादा टाइम किसके पास मिल रहा है, या आइडियाज़ आइडियाज़ क्यों नहीं आ रहे औरतों के? क्योंकि मटेरियल कंडीशन उनके साथ नहीं है, क्योंकि मटेरियल चीज़ें उनको नहीं मिल पा रही है अभी। जितने लोगों के पास कंट्रोल हो जाता है वो ज़्यादा अच्छा क्रिएटिव काम कर पा रही हैं। तो चाहे जेंडर, इसी तरह से हम अपने इंडिया में देख सकते हैं, और बाद में अगर मार्क्स को हम देखते हैं तो मार्क्स इंडिया के बारे में थोड़ी सी थ्योरी को चेंज भी करते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे कि मार्क्स क्यों लिखते हैं जो एशियाटिक सोसाइटी जो है उसके बारे में, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि उनका एक आर्टिकल भी आता है जब उनको एशिया के बारे में पता चलता है। तो ये थोड़ा सा यूरोप सेंट्रिक है, यूरोप के बारे में जिस तरह से है कि जो भी पावरफुल होगा वो हमेशा रिच होगा, लेकिन इंडिया और एशिया में थोड़ा सा डायनेमिक्स अलग है, जिसको हम ग्रामसी के थ्रू समझेंगे। ग्रामसी जब है वो उसको कहते हैं। तो और थोड़ा सा बात करते हैं एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में, लेकिन वो सिर्फ एक आर्टिकल है। तो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एक आर्टिकल है, कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है, तो इसलिए हम उसको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, यूरोप का जो प्रोडक्शन था वहाँ पे जिसके पास पैसा है वही सबसे रिच है, वही सबसे पावरफुल है। लेकिन इंडिया में कई बार ऐसा होता था, पैसा ना होने के बावजूद भी कुछ लोग ज़्यादा पावरफुल थे, और पैसा होने के बावजूद थे जो पावरफुल नहीं थी। उसका एक बड़ा रीज़न हमारा कास्ट सिस्टम था। तो इसके बाद देख सकते हैं मार्क्सियन डायलेक्टिक मटेरियलिज्म डेवलप बाय एंगल्स हैज़ थ्री डायमेंशन। अब जो मार्क्सिज्म का डायलेक्टिक मटेरियलिज्म है, इसमें इन्होंने तीन एंगल दिए, तो उसको हम देख सकते हैं। एंजल्स ने उसको डेवलप किया, उनके जो हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल फ्रेंड भी थे और फैमिली फ्रेंड भी थे, और एट द सेम टाइम की काफ़ी हेल्प करते थे, क्योंकि मार्क्स को बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था, उनको भागते रहते थे इधर उधर। तो उनकी क्राइसिस में लाइफ जिया उन्होंने, और उसी बीच उनके काफ़ी बच्चे भी मर गए, या इस तरह की लाइफ में क्राइसिस उन्होंने देखी, लेकिन फिर भी वो लगातार इंटेलेक्चुअल वर्क करते रहे। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं इनका आइडिया। फर्स्ट है, जैसे न्यूटन ने तीन लॉ दिए थे मोशन के, वैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे तीन लॉ हो सकते हैं। द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटेटिव इनटू क्वालिटी, कि जो क्वांटिटेटिव चीज़ है उसी का ट्रांसफॉर्मेशन क्वालिटी में होगा। हमने देखा क्वांटिटेटिव क्या चीज़ हो सकती है, पैसा हो सकता है, टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, इन सब चीज़ों को हम क्वांटिटेटिव चीज़ कहते हैं। और वही चीज़ें आपकी क्वालिटी, क्यों आपके सोचने की क्वालिटी क्या है इस पर डिपेंड करती है। ऑब्वियसली क्यों अमीर आदमी ज़्यादा सोच पा रहा है, गरीब आदमी नहीं सोच पा रहा है, क्यों ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि क्वांटिटी में उसके पास चीज़ें कम है, चाहे वो पैसा हो चाहे मटेरियल दूसरी चीज़ें हो, सोफ़ा, बेड, कार, ये सब चीज़ें। जैसे ही आपके पास ये ज़्यादा आ जाएगी तो क्वालिटी भी आपकी सोचने की एट वेल एज आपकी क्रिएटिविटी की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, आप फिल्मों में भी देख सकते हैं, जिन जो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है वो ज़्यादा अच्छा चीज़ें बना रहा है। जिस फिल्मों में कम पैसे लगे हैं वो उतनी अच्छी नहीं बन पाती है, जैसे हम किसको बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्में जो बोल देते हैं, उसमें भी कई बार ऐसा होता है। द लॉ ऑफ यूनिटी ऑफ अपोजिट कॉन्ट्रडिक्शन, कि ये जो आइडिया है कि लॉ ऑफ यूनिटी ऑफ अपोजिट, ये कह रहे कॉन्ट्रडिक्शन का है, कि जो अपोजिट चीज़ें हैं वो है वो मिल जाती हैं, और यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन शुरू हो जाता है। जैसे हमने बोला कि अपोजिट क्या होगी, जो रिच है
उसके पास कहना चाहिए उसके पास टाइम नहीं है, तो उसके पास आइडिया भी नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, जो रिच है उसी के पास आइडिया भी आ रहा है। तो ये अपोजिट तो है, कहने के पास जिसके पास टाइम नहीं है तो वही ज़्यादा आइडियाज़ लेके आ रहा है। ये कॉन्ट्रडिक्शन है आपस में। तो ये चीज़ें फर्स्ट है, यूनिटी ऑफ अपोजिट्स जो है उसको देख लेंगे। तो कॉन्ट्रडिक्शंस पे बेस चीज़ें। थर्ड जो लॉ है, द लॉ ऑफ निगेशन, जो थीसिस एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस पे बेस है। कि फर्स्ट जो होगा कि कोई आइडिया जो है वो थीसिस होगा, उसको निगेट कर दिया गया तो क्या बन गया, एंटीथीसिस। और एंटीथीसिस जो है उसमें फिर से जो है उसके बाद क्या बनेगा, एंटीथीसिस आने से सिंथेसिस हो जाएगा। और सिंथेसिस से फिर हम एंटीथीसिस लाएंगे क्योंकि उसके अगेंस्ट उसको, तो जो भी चीज़ निगेट की गई है, निगेट करने के बाद जो चीज़ें बनी है उसमें फिर से निगेशन ढूंढना। और ये प्रोसेस होता है कि निगेशन का निगेट करना। कि आपने कोई चीज़ बोला कि इसमें प्रॉब्लम है, तो जैसे हेगल ने बताया कि डेमोक्रेसी जो है वो, उससे पहले जो हमारा मोनार्की है उसके अगेंस्ट में डेमोक्रेसी आ रही है, तो वो जो है एंटीथीसिस है। और एंटीथीसिस, लेकिन डेमोक्रेसी में बोल रहे कि डेमोक्रेसी में भी लूप होल है, क्योंकि यहाँ पे जो पावरफुल है वो बहुत रिच लोग हो गए या कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी वजह से। अब क्या होगा, एथिकल आदमी को वहाँ बैठा दीजिए, तो मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है उनके लिए बेटर आइडिया है। ऑल दो अभी तक हम इसमें नहीं मानते, या ऐसा कोई साइंटिफिकली प्रूफ चीज़ तो नहीं है कि, लेकिन फिर भी बहुत सी जगह पे आप देख सकते हैं, जैसे ब्रिटेन हो गया या इस तरह की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होने के बावजूद भी वो अच्छे हैं। या हमारा पास का जो नेबरिंग कंट्री छोटा सा भूटान, वहाँ पे भी एक तरह से मोनार्कियल डेमोक्रेसी है। ऑल दो वो बहुत ही खुद भी बहुत डेमोक्रेटिक है, उन्होंने जो कोशिश की कि किसी भी तरह डेमोक्रेसी आ जाए। उनके जो किंग थे, जिग्मे सिग्मे करके उनका नाम है, तो वो जो थे उन्होंने सोचा कि हमारे डेमोक्रेसी है, लेकिन जनता नहीं मानी। उन्होंने बोला कि नहीं, बिना मोनार्क के तो हम रह नहीं सकते। तो उन्होंने अपने आप को बना लिया है मोनार्क, लेकिन वहाँ पे पार्लियामेंट जो कहती है सिर्फ उतना ही सुनते हैं वो, और कोशिश करते हैं कि बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से वो रहें। तो ये तो एक अलग चीज़ है। तो ये आइडिया और भी बेटर हो सकता है शायद, अलग तरीके से देख सकते हैं। मटेरियल इज प्राइमरी एंड द माइंड आइडिया इज सेकेंडरी। अब इन्होंने पलट दिया, जो हेगल का आइडिया यहाँ पे फिर से पलटा हुआ दिख रहा है कि उनके लिए क्या होगा कि आइडिया इज प्राइमरी एंड द मटेरियल सेकेंडरी। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, मटेरियल, इनका पूरा डायलेक्टिक्स कहाँ का है, मटेरियल इज प्राइमरी एंड द माइंड आइडिया इज, कि अगर आपके पास जितने मटेरियल कंडीशन अच्छी होगी उतना ही आपके पास माइंड और आइडिया अच्छा होगा, और वो चलता रहेगा। हो एक्सेप्शन हो सकते हैं, कुछ लोगों के पास मटेरियल ना हो फिर भी माइंड अच्छा हो, या उल्टा हो सकता है कि माइंड बहुत अच्छा हो सकता है। तो लेकिन बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आपके पास मटेरियल चीज़ें ना हो और आप बहुत माइंड अच्छा हो। मैटर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट माइंड। अभी कह रहे मैटर जो है एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता विदाउट माइंड के, बट माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर ऑल्सो। कि नहीं सॉरी, माइंड कैन मैटर कैन एग्जिस्ट विदाउट माइंड। कि मैटर जो है वो तो बिना माइंड के, जब हम सोचते नहीं थे तो भी जानवरों के लिए मैटर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। कि जो हमारा माइंड है बिना मैटर के, उसमें क्या होगा, खाना भी ज़रूरी है हमको, सोने के लिए जगह चाहिए, कपड़ा चाहिए, ये सब चीज़ें तो हमको बहुत ज़रूरी है। कपड़ा नहीं रहेगा ठंड में मर जाएंगे या गर्मी में मर जाएंगे। तो कह रहे कि मैटर तो बहुत ज़रूरी है, मैटर के बिना तो माइंड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। माइंड के बिना मैटर एग्जिस्ट इटसेल्फ जो है दैट कैन एग्जिस्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं पेड़ पहाड़ पत्ते झरने सब कुछ तो एग्जिस्ट कर रहा है हमारे बिना माइंड के भी। या किसी की खाल होगी या कपड़ा, या कोई कपड़ा तो नहीं बना सकते, कपड़ा तो आदमी बनाता है, लेकिन जो जानवरों की खाल है वो तो पड़ी रहती है। अगर जानवर मर गया या सड़ रहा है तो खाल भी सड़ जाएगी। तो वो चीज़ें रहती हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। या जैसे हम देखते हैं सिल्क वॉर्म है, तो सिल्क वॉर्म तो रहेगा। अब हम जो हैंगे उससे क्या करेंगे, वो निकाल लेंगे। लेकिन क्या हो रहा है कि जब तक मैटर नहीं रहेगा तब तक हमारा माइंड एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ खाना पीना घर ये सब चीज़ें हमारे। तो प्रॉब्लम ये है कि मार्क्स को एक लेक्चर में ख़त्म कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उनके एक एक टर्म्स को समझना थोड़ा सा ज़रूरी होता है, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर घुमा देने पे क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट बन जाता है, फिर नहीं समझ में आता है। इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ख़त्म कर देंगे मार्क्स को। और यहाँ तक के सुनने के लिए थैंक यू। ओके, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।